सेशन को शेयर करने में कतई कंजूसी ना करें और सुनते रहें। आइए साथियों बताते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि हाल ही में जब यूक्रेन के ऊपर रशिया का क्राइसिस बढ़ना शुरू हुआ तो एक तस्वीर बहुत जबरदस्त वायरल हुई। मैंने पढ़ाई है बकायदा वो तस्वीर, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सारी न्यूज आपको नहीं पढ़ाई है। यूक्रेन का एक एक अपडेट मैंने आपको दिया है। आप कोई सा भी सेशन उठा लीजिए, हर 12 घंटे में एक सेशन आता है जो सारी न्यूज लपेट के ले आता है। मैंने ये पढ़ाया है आपको, मैंने कल ही दिन में ये सारी न्यूज पढ़ाई है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके प्रधानमंत्री और उनके साथ में उनके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये तीनों की तीनों एक लेटर पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक लेटर जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें इमीडिएटली यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लिया जाए। और हमें ना बहुत अंदर से जलन मची, हमें इतनी नफरत हो गई यूरोपियन यूनियन से कि यार ये कितने गंदे लोग हैं, एकदम घिन्न प्रकार के लोग हैं। एक देश इनसे सहायता मांग रहा है, ये इसे मरता हुआ छोड़ दिए हैं। एक बार तो बहुत तेजी से कहे थे कि तुम्हें हम नाटो का सदस्य बनाएंगे, तुम्हें हम यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाएंगे, और उधर से रशिया खड़ा खड़ा हूल दे रहा था कि बना के देखो बेटा, तुम्हें निपटा देंगे। अब ये तो तुम तो सदस्य बना नहीं पाए, लेकिन रशिया अपनी बात को सिंसियरली ले गया है। आप मजाक करने पुतिन से निकले थे, वो बेचारा जो यूक्रेन जो है उसमें से यू हटाकर क्रेन बना दिया है, उसका है पटाखे का फ्लावर बना दिया है। अब मुद्दा ये है कि जनाब यूक्रेन बार बार मांगता रहा कि हमें नाटो में ले लो, कोई लेने को तैयार नहीं था। कह तो रहे थे सब एक बार हमारे साथ जुड़ जाओ, हम तुम्हारा बहुत बढ़िया दिन बना देंगे, भाई कोई आया नहीं साथ में। यूक्रेन की हालत खराब है, वो सब देख चुके हैं। दुख हमें भी है, पर करें क्या, बेचारा फंस गया, मतलब दोनों के बीच में, रस्साकसी के बीच में। ये बहुत बड़ा हमें मैसेज दे गया जीवन के अंदर। ये मैसेज है कि जब कोई आपको चढ़ा रहा हो ना कि हाँ नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे लोगों से बच के रहा करो, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये चढ़ा करके पीछे हटने वाले लोग होते हैं। भाई चेक करते रहो, दोस्तों ने जिन्होंने भी तुम्हें झाड़ पे चढ़ाया है उन्हें चेक करते रहो। पर जोक्स अपार्ट, सिंसियरली यदि एक बात सोचा जाए तो सोचो कि यूक्रेन ने अपने द्वारा एप्लीकेशन भेजा यूरोपियन यूनियन को, क्या सेवा में श्रीमान यूरोपियन यूनियन, आप हमें अपनी सदस्यता दिलवा दीजिए। आपके मन में आया होगा कि कम से कम नाटो का सदस्य नहीं बनाया तो यूरोपियन यूनियन का तो सदस्य बना लो है। फिर आप अचानक एक न्यूज सुनते हैं, हालांकि किसी ने उसको इतना ब्रॉडली कवर नहीं किया, न्यूज ये कि यूरोपियन यूनियन विचार करेगा कि उसको सदस्य बनाए कि नहीं बनाए। अब आप कहेंगे कि एक आदमी मरने के लिए खड़ा है मतलब पूरी तरह से, हालांकि वो व्यक्तित्व से कॉमेडियन है लेकिन लड़ बिल्कुल सैनिक की तरह रहा है, उस स्थिति में आपसे कह रहा है कि हमें यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लो। तुम्हारा जाग क्या रहा है, बनाते काहे नहीं हो, उस संगठन में क्यों नहीं डालते हो जिसमें 27 देश हैं। आपका दिमाग एकदम सन्ना गया है कि भाई एक बात बताइए, क्या यूक्रेन को तुम लोग मिलाओगे अपने यूनियन में कि नहीं मिलाओगे? इस यूनियन में जिसमें 27 देश डले हैं, इस यूक्रेन को मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? 27 देश कौन कौन से हैं जान लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा तेज चर्चा में रहा था जब इनमें से यूनाइटेड किंगडम बाहर निकला था, उसी को आपने ब्रेक्जिट के नाम से जाना था जब ब्रिटेन बाहर निकला था। वर्तमान में 27 देश हैं। अब बड़ा बवाल यह है कि सर एक बात बताइए, यूक्रेन इसका सदस्य बने, इसके लिए किससे परमिशन चाहिए? बहुत तगड़ा सवाल है, तो इसका आंसर भी तगड़ा है जनाब। इस समय यूरोप के 27 सदस्य हैं, 27 की 27 की परमिशन चाहिए यदि यूक्रेन को इसके अंदर जोड़ना हो। यानी यूरोपियन यूनियन में मिलाने की जो परमिशन है वो कोई एक देश नहीं दे सकता। सुनिए, यदि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में मिलाना हो तो परमिशन किस किस की लगेगी? सुनिए साहब, यहां पर परमिशन लगेगी, ये जितने भी हरियाली हो रखी है ना, इनके 27 देशों की परमिशन लगेगी, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन 27 देशों ने मिलकर के अपनी एक काउंसिल बना रखी है जिसे आप यूरोपियन काउंसिल कहते हैं, उसकी परमिशन लगेगी। नंबर तीसरा, आप यूरोपियन काउंसिल के अलावा यूरोपियन जो कमीशन है उसकी परमिशन आपको लगानी होगी। यूरोपियन कमीशन जब अपनी इजाजत देगा तब जाकर के उसको एंट्री मिलेगी। नंबर 4, यहां पर एक और है और उसका नाम है यूरोपियन पार्लियामेंट, आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से जब इतने सारी संस्थाएं किसी भी काम को परमिशन देंगी तब जाकर के ये सारा काम होगा। आपका दिमाग फिर खुलेगा। आप पूछेंगे कि एक बात बताओ, 27 देश हैं, उनके यहां पर भी आप जैसा कोई मास्टर पढ़ा तो रहा ही होगा, बता रहा होगा कि यूक्रेन में बम फटा। ऐसी स्थिति में क्या इनको ये फीलिंग नहीं है क्या कि मिला लो उसको अपने साथ?
बिल्कुल है, लेकिन जनाब बात मिलाने भर की ऐसी नहीं है कि बस चल रही है कि तू भी आजा मेरी बस में, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, डायलॉग ये थोड़ी है। मुद्दा ये है कि यहां पर यूरोपियन यूनियन का अर्थ बहुत बड़ा व्यापक है। यूनियन ये मजाक यूनियन नहीं है, ये यूनियन है साथियों, जैसे आज अपन इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। ऐसे ही यूरोप का एक ग्रुप है जो 27 देशों से मिलकर बना है। आप पूछेंगे क्या इनमें इंडिविजुअल देशों की मान्यता नहीं है क्या? है, लेकिन उसके बाद भी इनके यहां पर एक संगठन के रूप में इतने जबरदस्त मूल्य हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सोचिए, इन 27 देशों के बच्चे इनमें से किसी भी देश में अगर पढ़ने जाएं तो इन्हें पढ़कर आने की किसी भी देश में इजाजत है। विचार करिए कि यूरोपियन यूनियन के 27 की 27 सदस्य अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, ये लिखते जाइएगा पॉइंट, नंबर दूसरा, ये 27 की 27 देश अपने यहां पर लोगों को किसी भी देश में नौकरी करने भेज सकते हैं। नंबर तीसरा, यहां के लोग किसी भी देश में अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। यानी कि यहां पर ये 27 की 27 देश एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते। आप जैसे मान लीजिए कि भारत और नेपाल अगर यूरोपियन यूनियन के सदस्य होते तो नेपाल में नौकरी करने वाला आराम से इंडिया रहता, इंडिया वाला काठमांडू की एकदम वादियों में डला रहता, ये सारे की सारे काम हो पाते। इस तरह का यूनियन है मेरे प्यारे साथियों। ये 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना सबसे पहले 1951 में इसकी कल्पना की गई थी, जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो इनर सिक्स के नाम से, माफी चाहता हूं, 1958 में इनर सिक्स के नाम से 6 देश, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी ने मिलकर के यह कल्पना रखी थी कि हम लोग मिलकर के एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जिसमें किसी भी प्रकार का बॉर्डर ना हो। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ जरा विचार करिए, यहां पर किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिएगा कि यदि फ्रांस के व्यक्ति को जर्मनी में नौकरी मिलती है तो उसे देश में से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जाकर के जर्मनी में वैसे ही नौकरी कर पाएगा जैसे वो फ्रांस के किसी कॉर्नर में नौकरी कर रहा हो। इसी प्रकार से इन 27 की 27 देशों के अंदर टैक्स बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर टैक्स ज्यादा है, बांग्लादेश में टैक्स कम है, ऐसी स्थिति इनमें नहीं होगी। यहां पर 27 की 27 देश एक जैसा टैक्स रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जानकर आश्चर्य होगा, हम गर्व से कहते हैं कि भारत का तो रुपया चलता है, ऐसे ये 27 देश कहते हैं हमारा तो यूरो चलता है। यानी कि इन्होंने एक कॉमन करेंसी एक्सेप्ट कर रखी है जिसका नाम यूरो है। विचार करिए कि इन 27 देशों में कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। विचार करिए कि गरीब देशों की लॉटरी लगेगी, अमीर देशों को नुकसान होगा, फिर भी ये 27 देश आपस में मिलकर रहते हैं। कैसे ये यूक्रेन को अपने आप में मिला लें? क्या आपको लगता है कि ये केवल एक दिन का काम है? क्या उसके द्वारा इमीडिएट रूप से एक एप्लीकेशन यूक्रेन के द्वारा लिख के दी गई कि सेवा में श्रीमान मुझे अपने आप में शामिल करने का कष्ट करें? जनाब नहीं, बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन होता है। विचार करिए कि जब ब्रिटेन इस ग्रुप में से निकल रहा था, 28 से 27 बन रहा था, तो भी कई सालों का आंदोलन चला था। ब्रेक्सिट को लेकर के ब्रिटेन बहुत उबला था। बोरिस जॉनसन झबरे बालों वाले प्रधानमंत्री उसमें नेता बनकर आए थे। कहने का मतलब यह है कि इसमें शामिल होना और इससे निकलना बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद होता है, क्योंकि बहुत से देशों में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। यूक्रेन जो है वो एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, लेकिन वहीं बाकी दूसरे देश टेक्नोलॉजी के उत्पादक हैं। ऐसी स्थिति में दोनों का सामेला कैसे होगा? यह जो बात है, इस बात को लेकर के बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन अनिवार्य है। यह इमीडिएट लेवल पर नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे, सर यह तो बिल्कुल वैसी बात हुई कि यूक्रेन को 1991 में देश बनाया गया था, अपनी आजादी के 30 साल बना चुका है, अब जाकर याद आया इसे, हैं? जब बम फटा तब जाकर के भागा है। पहले बना फिर रहा था पुष्पा की झुकेगा नहीं, और अब फ्लावर बना घूम रहा है। मुद्दा यह है जनाब, बताइए 30 साल से जो बंदा यूरोपियन यूनियन में नहीं गया, यूरोपियन यूनियन आज का थोड़ी है। 1993 के अंदर यूरोपियन यूनियन कोपेनहेगन क्राइटेरिया के आधार पर बनाए गए थे। सवाल यह है सर कि जब 1993 के अंदर यह बन चुका था, तो फिर यूक्रेन जो कि 1991 में ही देश बन गया था, आज तक शामिल काहे नहीं हुआ? इसकी हालत वही थी क्या कि रजिया फंस गई गुंडों के बीच। फंस क्या गया कि ये एक तरफ तो यूरोपियन यूनियन में जाने का मन रखता था, दूसरी तरफ रशिया के द्वारा दिए जा रहे हुल से डरता था। रशिया कहता था
कि बेटा तुम हमसे निकल करके इस ग्रुप में चले गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये डरता रहा और जब इसके ऊपर बम पटाखे फटने लगे तब लौट करके ये यूरोपियन यूनियन की तरफ दौड़ा। तो गलती तो यूक्रेन की भी है कि जब बेटा आग लगी है तो कुआं खोदने काहे जा रहे हो, अपनी जनता के सामने नेता काहे बन रहे हो, पहले ही कर लिए होते ये सारे कारनामे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। फिर आपके सामने सवाल आएगा कि सर यूरोपियन यूनियन का लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश बना है, यानी कि 27 देश हैं, इनमें से लेटेस्ट मेंबर कौन सा देश बना है, जरा ये बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसके अंदर जो सबसे लेटेस्ट देश इसके अंदर सदस्य बना है उसका नाम क्रोएशिया है। याद रखिएगा 2013 के अंदर जो इसका अंदर सबसे लेटेस्ट देश मेंबर बना था उसका नाम क्रोएशिया था। यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे अंतिम में जो मेंबर इसमें से बाहर निकला उसका नाम यूके है, यानी यूनाइटेड किंगडम है। इसका सबसे लेट मेंबर जो बना वो क्रोएशिया है और क्रोएशिया मेरे प्यारे साथियों 10 साल की मेहनत के बाद में इसका सदस्य बना था, यानी कि लगातार 10 साल तक आवेदन प्रतिवेदन चलते रहे तब जाके इसका मेंबर बना था। उससे पहले इसके अंदर परिस्थितियां पॉसिबल नहीं थी। आप पूछेंगे कि सर एक काम ना करें, अपन भी थोड़ा चलें हल्का सा सरक करके पहुंच जाएं यूरोप के पास में, कि भाई हमें भी डाल लो यार, बहुत मजा आएगा यूरोप में, तुम्हारे साथ रहेंगे, बढ़िया से घूमेंगे, आराम से जो है ना एफिल टावर के नीचे रोज सेल्फी बनाएंगे, इंस्टा की रील बनाएंगे, सर ले चलो ना। सोच तो बढ़िया रहे हो, लेकिन बेटा इनने कंडीशन जिस तरह की डाल रखी है ना वो बहुत ही घातक है। इनने कंडीशन डाल रखी है कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए 3 कंडीशन प्राइमरी रूप से मालूम होनी चाहिए। पहला, आपके यहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। फ्री मार्केट इकोनॉमी लिख लीजिएगा, इन बातों को मैं बोलता चला जा रहा हूं। पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपके यहां फ्री मार्केट इकोनॉमी, अर्थात आपके यहां पर मार्केट पर कोई प्रतिबंध सरकार का नहीं होना चाहिए कि सरकार कह दे कि नहीं बेटा अब तुम्हारा बहुत हुआ सम्मान, अब बैग पैक करो घर निकलो, ऐसा नहीं होगा। यहां पर सरकार नहीं, कंपनियां डिसाइड करेंगी कि उन्हें कौन सी जगह लगना है। मार्केट पूरी तरह ओपन होना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लंबे समय से यहां की डेमोक्रेसी स्टेबल होनी चाहिए, यानी जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए। बार बार सत्ता परिवर्तन और आंदोलन जैसी चीजें देश में नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ऐसे सदस्यों का मेंबर बनने के लिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी देश के अंदर कानून का शासन होना चाहिए। आप लोग कहेंगे सर ये तो हम अपने आर्टिकल नंबर 14 में लिख के रखे हुए हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ, ये तो सब है हमारे यहां पर। लिखने से नहीं होता, लिखने को तो हमने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। कई जगह लिखा होता है कि दीवारों पर नाम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर लोग जो है वो पिकासो बन जाते हैं पेशाब घर के। मुद्दा यह है कि लिखने भर से काम नहीं होता, काम करने से होता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के जो इंडेक्सेस हैं, यानी कि मानव अधिकारों के मसलों में उन देशों का क्राइटेरिया बहुत ऊपर सेट होना चाहिए, तब जाकर के यूरोपियन यूनियन उन्हें अपने आप में शामिल करने का प्लान बनाता है। उम्मीद है कि आपको यूरोपियन यूनियन की कंडीशन समझ में आई हो। सर ये कंडीशन लिखी कहां है? बेटा ये लिखी हुई है कोपेनहेगन क्राइटेरिया, जिसके अंदर से ये डिसाइड किया जाता है कि किसी को यदि सदस्य बनाना हो तो उसे सदस्य बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होगा। तो मेंबरशिप का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बांट कर सुनाया वो क्राइटेरिया लिखा हुआ है कोपेनहेगन क्राइटेरिया के अंदर, जो आप लोगों को यहां पर जो है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 1993 के अंदर आर्टिकल नंबर 49 maastricht ट्रीटी में यह डिसाइड किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने वाले लोग ही यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। यह maastricht ट्रीटी में डिसाइड किया गया। इससे पहले कोपेनहेगन 1993 के अंदर क्राइटेरियाज डिसाइड किए गए, यानी यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए आपको कोपेनहेगन 1993 और maastricht आर्टिकल 49 फॉलो करना अनिवार्य है, तभी जाकर के आप इसके सदस्य बन सकते हैं। यह सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं। उम्मीद है आपको यह सारी बातें समझ में आ गई हो कि 1991 की maastricht ट्रीटी और कोपेनहेगन एग्रीमेंट के बाद ही कोई देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकता है। जानकारियां समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ अतिरिक्त 6 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। आप यह सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 एंड गेट माय PDF हियर।
अंकित अवस्थी सर के नाम से आपको मिल सकती है, ये हमने आपको जानकारी दे दी। यदि आप हमारे साथ आइकॉनिक प्लान परचेज करते हैं तो उसमें 25% का डिस्काउंट चल रहा है। 10% एडुकेटर कोड के साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 76,000 रुपए में दिया जा रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर पर्सनल मेंटरशिप, कोच फैसिलिटी सारी आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपकी फीस के लिए इजी ईएमआई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, यानी लोन के माध्यम से आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ विदाउट प्रोसेसिंग फीस आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपनी सलाह और अपना सकारात्मक सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके द्वारा बनाया गया हौसला हमें इस कार्य को करने के लिए निरंतर उत्साहित करेगा। इसी के साथ आज के सेशन से आपसे विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।